उमर अब्दुल्ला और जो कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें तीन चीज़ें हुई। एक, आपको याद होगा 2010 में 113 जो टीनेजर्स थे वो मारे गए स्ट्रीट प्रोटेस्ट में और पुलिस और सीआरपीएफ एक्शन में, और उनके केसेस में हमने देखा कि कोई पनिशमेंट नहीं हुई, बहुत कम हुआ। नंबर 2 था अफजल गुरु की जो फांसी थी। तो उसके बाद तीसरा हुआ था जो फ्लड आया, जब सैलाब आया तो उसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बिल्कुल गायब थी ज़मीन से। तो ये तीन चीज़ें एनसी के ख़िलाफ़ गई, जो अब एक ज़माने में 1970 में उनको 50 से ज़्यादा सीटें मिलती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1970 की दहाई में 50 से ज़्यादा सीटें मिलती थी। 2008 में आके वो 28 पे अटकी थी। अब आजकल मुझे लगता है कि 10 और 14 के बीच में रहेगी। तो ये एक हिस्टोरिक ड्रबिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तीसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति की, वो 3 जगहों पे 3 चीज़ें वो करना चाहते थे। ये चीज़ें कश्मीर के बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं। हम ये कह रहे हैं बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जम्मू से है जी। कल विधानसभा सजेगी तो नुमाइंदगी कौन कर रही है? तो बीजेपी कर रही है। सरकार किसकी है? तो पीडीपी की सरकार है। साथ कौन खड़ी है? तो कांग्रेस, जिसकी दोनों जगहों पर है। इसका मतलब ये हुआ कि पीडीपी जम्मू में घुसने का रास्ता नई सरकार के जरिए बनाएगी, या बीजेपी बिल्कुल ना घाटी में घुस सके उस दिशा में भी कदम बढ़ाएगी। और इन सब का असर, जिस युवा का जिक्र रामकृपाल जी ने किया कि युवा की प्राथमिकता क्या है और उससे सरोकार आपके होने चाहिए, कनेक्टिविटी, वो क्या होगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो सैफरन कलर है बीजेपी का, ज़ाफ़रान जिसको कहते हैं उर्दू में, तो जो ज़ाफ़रान है वो शायद वैलिड होगा बाकी हिंदुस्तान में, लेकिन जो सैफरन कश्मीर में वैलिड है वो सिर्फ वो है जो कहवा में बनता है, जिससे कहवा बनता है, जो पामपोर में उगता है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगा है मिशन 44+ का। उनको पता चला है कि कश्मीर घाटी में वो सैफरन पसंद नहीं किया जाता है, वहाँ सिर्फ पामपोर का सैफरन ही कहवे में इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर को लेकर उर्मिलेश जी, क्या बीजेपी मॉडरेट होगी? नहीं, देखिए, जो ये कह रहे हैं उसमें काफ़ी दम है, लेकिन जो बीजेपी का सवाल है उसने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पॉलिसी एडॉप्ट की थी, ये तो बिल्कुल साफ़ है। लेकिन लोग ये देखते हैं कि आपका एक कंप्लीट पस मंज़र क्या उभरता है आपके पूरे बात उससे। तो लोग ये आश्वस्त नहीं हैं कम से कम कश्मीर वैली में कि आर्टिकल 370 को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर, जो बीजेपी का बुनियादी मुद्दा रहा है और आज से नहीं वर्षों बरस से 1951 से, उसको लेकर कश्मीर वैली में कोई लोग आश्वस्त नहीं थे। और यही वजह है कि जो ये कह रहे हैं, अब मैंने स्वयं भी देखा वहाँ इस पार्ट पर, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है वैली में, वो इसलिए नहीं है कि सैयद अली शाह गिलानी के आह्वान को या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आह्वान को लोगों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अगर ऐसा होता तो पूरा बारामूला, पूरा सोपोर शहर बंद न होता, यहाँ तक कि श्रीनगर भी पोलिंग के दिन बंद न होता, या जिस दिन नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर गए थे उस दिन पूरा शहर, कोई दुकान नहीं खुली थी, मैं स्वयं उस दिन उसी शहर में था। तो मेरा ये कहना है कि इम्पैक्ट आज भी है अलगाववादियों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोगों ने वोट किया, भारतीय जमहूरियत में यकीन जो बढ़ाने की बात दिल्ली में हुई, वो इसलिए भी हुई कि लोगों को डर था कि कहीं बीजेपी कुछ वोटों से इन कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत न जाए जहां अलग अलग ढंग के वोट हैं, और इसीलिए लोग घरों से बाहर निकले। मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई समर्थकों को भी लाइन में लगे देखा और उन्होंने कहा वो जीवन में पहली बार वोट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों वोट कर रहे हैं, तो कहा यहाँ बीजेपी का एक उम्मीदवार है, कहीं बाहर के वोटों से, बाहर विद इन द कोर्ट से वो जीत न जाए, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो ये एक पस मंजर दिखता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि घाटी के लोग कम्युनल नहीं हैं। घाटी के लोग अलगाव के शिकार हो सकते हैं, उस विचारधारा में यकीन कर सकते हैं, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स घाटी के मुसलमानों में कभी नहीं रही है। और यही कारण है कि बारामूला में भी बीजेपी का पोस्टर लगा, झंडा लगा, किसी ने उस पर झगड़ा नहीं किया, किसी ने उस पर नाराजगी नहीं जाहिर की। बारामूला शहर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेता, बड़े नेता हैं। बारामूला में मेयर 2 बार वहां सरदार करण सिंह आज़ाद रह चुके हैं। तो ये एक खूबसूरती वैली की है। वैली को अगर जीतना है तो बीजेपी को आर्टिकल 370 को जैसे मुलतवी किया था इलेक्शन प्रोपेगेंडा के दौरान, कैंपेन के दौरान, वैसे अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल एजेंडे से दफन करना पड़ेगा। आर्टिकल 370 और समान नागरिक मॉडरेट होना पड़ेगा। दो चीजों को अगर बीजेपी दफन करे तो शायद घाटी में उसके लिए जगह बन सकती है। कश्मीर की बातचीत के बीच में हम लोग झारखंड छोड़ दिए थे। झारखंड में बहुमत अभी किसी को मिला नहीं है।
ये बड़ा दिलचस्प लगातार हो रहा है। 38 सीट पर बीजेपी अटकी हुई है और 22 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुंच गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिला दीजिए तो 30 सीट इन्हीं दोनों की सरकार थी। जेवीएम भी 8 सीट पर पहुंच गया है। ये सारी स्थिति बता रही है कि क्या अगर ये फाइनल रिजल्ट में तब्दील हो जाए तो बीजेपी को फिर महाराष्ट्र की तर्ज पे कुछ सीटें चाहिए होंगी। क्या ये स्थिति है या अभी इंतजार करना होगा, अभी जल्दबाजी है। लेकिन हमारे साथ दो नेता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की शोभा ओझा जी जुड़ चुकी हैं और बीजेपी के अरुण सिंह जी जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह जी, एक सवाल हम लोग लगातार यहाँ जो बात कर रहे हैं, डल लेक में कमल खिलता है, उसकी कमल की ककड़ी बड़ी खाई जाती है वहाँ पर, लेकिन खिला नहीं कमल राजनीतिक तौर पर, वजह क्या है? नहीं, देखिए अभी हमको लगता है कि थोड़ा और रिजल्ट आ जाए जी, कमल तो खिल जाना चाहिए। 1-2 सीटें तो हमें प्राप्त उधर होनी चाहिए, जहाँ हमको पूरा विश्वास है। और लेह में भी कुछ सीटें और बढ़ेगी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है। और देखिए जम्मू में पूरा का पूरा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है, और उधर कश्मीर में जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी की तरफ जा रहा है। इसे ध्रुवीकरण वहाँ पे हो चुका है। और पूरा रिजल्ट आने में हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि सरकार कैसे बनेगी, किसके साथ जाएंगे, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वहाँ पे, यह सुनिश्चित है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक मिनट अरुण जी, ये सवाल है कि जो रुझान आ रहे हैं और जो चल रहे हैं वो लगभग एक लिहाज से आप कहिए तो ये अब आखिरी दौर में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अभी परिणामों में। लेकिन पीडीपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी का कॉम्बिनेशन बिना पीडीपी के साथ सरकार बनाने की कोई स्थिति नहीं बन रही है। कांग्रेस के साथ बीजेपी मिल नहीं सकती है और एनसी के साथ मिलकर आंकड़े आप छू नहीं पा रहे हैं। उसमें 2 सीट अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी हम जोड़ देते हैं तो भी नहीं आप उस बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। इसलिए हमारा ये सवाल है कि क्या बीजेपी झारखंड में बहुमत से दूर, जो हम बड़ी बात चला रहे हैं, सरकार बनाने का फेंच अपने बूते झारखंड में फंस रहा है और घाटी में मिशन 44 से पिछड़ गए हैं, बावजूद इसके आप मानते हैं ये एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है? अरुण जी, देखिए झारखंड में देखिए पिछली बार हमको केवल 18 सीटें प्राप्त हुई थी जी, और झारखंड का जरा आप देखिए एक तरीके से इतना रूरल और ट्राइबल एरिया है, वहाँ एक एजेंडा पूरे झारखंड में जा नहीं सकता। 6 से 7 पार्टियां हैं वहाँ पे चुनाव लड़ती हैं और 200, 300, 400 वोटों से हार जीत वहाँ पे सुनिश्चित होता है। इसलिए पूरे के पूरे झारखंड में एक वेब उस रूरल एरिया, बिल्कुल ट्राइबल एरिया में हमको नहीं लगता कि वो इतने अच्छे तरीके से गया हो गया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के लोग एक विकास के साथ मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं और जो केंद्र का विकास का एजेंडा उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए पहली बार देखेंगे इस प्रकार का मैंडेट आ रहा है। मुझको पूरा विश्वास है कि जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की वहाँ पे सरकार बनेगी। और जो झारखंड 14 साल से एक तरीके से देखिए जिस प्रकार से झारखंड की स्थिति चल रही है, सारा संपदा होने के बाद वह विकास के साथ आगे नहीं चल पा रहा है और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। जबकि मोरलेस अगर छत्तीसगढ़ का और झारखंड का कल्ट देखिए और एक सोच वो देखिए, पूरा का पूरा जाग्रफिकल देखिए तो एक ही जैसा है ऑलमोस्ट। इसलिए जो छत्तीसगढ़ बढ़ रहा तो झारखंड को भी आगे बढ़ना ही है। रिजल्ट आते आते हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, हमें पूरा विश्वास है। नहीं, ठीक है, 100-200 वोट का फर्क रहता है जी। जहाँ नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं वो बहुमत की स्थिति में आ जाएगा। एक मिनट, हम जरा कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ चूंकि जुड़ी हुई हैं, आपने एक अच्छी बात कही कि बहुमत की स्थिति में वाकई जब से राज्य बना है बहुमत किसी को नहीं मिला है और गठबंधन के दौर की सरकारें रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार ज्यादा वक्त तक रही है। झारखंड में यह भी एक सच है। लेकिन शोभा ओझा जी, झारखंड में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, वजह क्या है इसकी? क्या गलत तरीके से समर्थन दे देना या एक 2014 के लोकसभा इलेक्शन का ही एक चेहरा है जो हर राज्य में अब दिखाई दे रहा है और आप लोग लगातार गंवा ही रहे हैं? शोभा जी, देखिए, मैं पहले अरुण सिंह जी जो बोल रहे थे उस पर जवाब देना चाहूँगी कि झारखंड में पिछले 14 साल में सरकारें ऐसी नहीं रही हैं जो कि प्रो पीपल रही हैं, वो कह रहे थे। तो उनको याद दिला दूं कि पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा सरकार अगर किसी की रही है तो वो बीजेपी लेड कोएलिशन की सरकार रही है। तो मतलब
वो सही कह रहे हैं कि झारखंड का नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि बीजेपी लेड कोएलिशन रहा, करप्शन बहुत हुआ वहाँ और जनता प्रो पीपल सरकार वहाँ नहीं बन पाई। तो वो अरुण सिंह जी को बता दूं, वो भी आपके चैनल पे ये कह रहे थे। दूसरा, जहाँ तक झारखंड के में इस विधानसभा की अगर हम बात करें, मोदी लहर की जो वो बात कर रहे थे, तो अब मैं समझती हूँ कि 6 महीने बाद, लोकसभा के चुनाव के 6 महीने बाद अब जो रिजल्ट्स प्रदेशों में आ रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है कि जो इन्होंने वादे, चाहे जम्मू कश्मीर में 370 धारा जो कि हमेशा बीजेपी के बहुत क्लोज रही है, जिस पे बीजेपी ने हमेशा से चुनाव लड़ते हैं, मंदिर मुद्दा है, 370 है, ये सब ऐसे मुद्दे रहे जो बीजेपी हमेशा से, बीजेपी की आइडेंटिटी इन मुद्दों को लेकर रही है। वहीं बीजेपी ढुलमुल होती रही इन सब मुद्दों पे, किस तरह से यू टर्न लेती रही सबने देखा। तो अब जनता के सामने इनकी कलाइयाँ खुल चुकी है, चाहे ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में झारखंड में आने की बात कर रहे हो, चाहे ये मशीन 44 की बात जम्मू कश्मीर में कर रहे थे, दोनों ही और इनके क्लेम्स की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पे लोकसभा से अगर हम कंपेयर करते हैं 6 महीने बाद ये चुनाव को, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये दिखाता है मोदी लहर की जो ये बात करते थे, वो मोदी लहर कहाँ गई। मोदी जी ने इतनी सारी सभाएं ली, 16 सभाएं ली, उसके बावजूद क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इनकी कार्यशैली पे। तो जरा बताएं, कुछ और जानकारी दें शोभा जी, क्योंकि लगातार रैलियां तो हर किसी ने की, ना सिर्फ कहिए कि सिर्फ मोदी ने की, राहुल गांधी ने भी की, सोनिया गांधी की भी चुनावी रैली हुई, लेकिन सवाल इससे अब हटके है। अब सामने है सरकार कैसे होगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल होगी 12 बजे, यानी ठीक 24 घंटे के बाद, और उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर एक आखिरी मुहर लगाई जाएगी, किस पे बनाना है। बहुमत के बेहद नज़दीक बीजेपी, हालांकि रुझान है, लेकिन बहुमत के लिए जो 41 सीट चाहिए उस लहजे में देखें तो बीजेपी, और साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर भी रणनीति होगी। तो रीमा, क्या जानकारी और आ रही है, और इस बैठक में जो फाइनल निर्णय लिया जाएगा क्या वो किस रूप में सामने आएगा? देखिए, कल जो बैठक है उसमें ऑब्जर्वर्स जो पार्टी तय करेगी, पर्यवेक्षक जिनको दोनों राज्यों में भेजा जाना है, लेकिन अंदर जो पूरी बातचीत रहेगी, रणनीति रहेगी, वो नाम पर मोहर लगेगी कि झारखंड पर बीजेपी का अब असली दावेदार कौन होगा। हालांकि ये बैठक हमेशा हम देखते हैं कि जब नतीजे आते हैं उसके बाद देर शाम ये बैठक रखी जाती है, लेकिन इस बार ये बैठक आज नहीं रखी जा रही है, कल रखी जा रही है, क्योंकि संसद का आज आखिरी दिन है और लगातार तमाम नेता यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और साइनेडाई होने के बाद यहाँ पर बैठ के और होनी है। इस वजह से इस बैठक को कल रखा गया है और कल ही 12 बजे जब नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचेंगे उसके बाद ये तय होगा कि आखिर झारखंड में अब बीजेपी का चेहरा कौन होगा। रीमा, लेकिन वहां पर बीजेपी के भीतर बहुत उत्साह है, क्योंकि झारखंड में लगभग बहुमत के नज़दीक पहुंच रही है। 39 सीट पर अभी आगे चल रही है, 41 सीट चाहिए होता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 21 सीट पर पहुंची है। सवाल ये है कि घाटी में 1 सीट पर भी आगे ना होना और इन सब के बीच बहुमत तक पहुंचना सिर्फ झारखंड में, ये दोनों मैसेज बहुत बड़े हैं बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए, सुबह से जब पहले रुझान आने शुरू हुए थे और जो रुझान आ रहे थे उससे ज्यादा उत्साह हम देख रहे थे बीजेपी के नेताओं में, लेकिन जैसे जैसे ग्राफ अब थोड़ा सा नीचे गया है उसके बाद अब नेताओं के बयान भी आने बंद हो गए हैं। और अभी तो क्योंकि प्रसून जी 12 बजे लोकसभा को साइनेडाई करना है और 1:15 बजे तक राज्यसभा को, तो रणनीति वो बनाने की यहाँ पर इस वक्त खींचातानी चल रही है। लगातार राजनाथ सिंह के कमरे में बैठक हो रही है, अरुण जेटली के कमरे में बैठकें हो रही है, क्योंकि हाउस चल नहीं पा रहा है। इस वजह से अब जो भी पार्टी नतीजों को लेकर दिखाई दे रही थी, वो लगता है कि 1 बजे के बाद अब बातचीत शुरू होगी उस बारे में। चलिए रीमा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ये एक सवाल जो है, बीजेपी कल रणनीति तय करेगी कश्मीर को लेकर, खासतौर से कश्मीर एक अहम मुद्दा है इन सब के बीच में। लेकिन अरुण जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के नेता और बीजेपी के मुख्यमंत्री वहाँ पर, अर्जुन मुंडा जो हैं झारखंड में, ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो पीछे चल रहे हैं। शिबू सोरेन मौजूदा सीएम हैं, यह भी पीछे चल रहे हैं। मधु कोड़ा निर्दलीय थे, लेकिन एक वक्त आप लोग के साथ हम तो मंच पर देखे, वहाँ पर बीजेपी के मंच पर मौजूदगी इनकी थी, वह भी पीछे चल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी भी पीछे चल रहे हैं। शिबू सोरेन अब इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़ें और सत्ता संभालें। यानी राज्य जब से बना, अरुण जी, झारखंड एक ऐसा राज्य बना
जो बीजेपी वाजपेयी जी के दौर में ये बनता है 2000 में, एक ऐसा राज्य जिसमें लेकर जनता को कुछ मिला नहीं कभी, और जनता ने पहली बार अगर बहुमत की स्थिति में बीजेपी को ला रही है और बीजेपी की भी सरकार इससे पहले रही है, तो क्या बदल जाएगा झारखंड में और ये भरोसा कैसे जागेगा? जी अरुण जी। देखिए, आप प्रश्न जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि जब अर्जुन मुंडा थे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन देखिए जो अच्छा काम किया उसके बाद मधु कोड़ा है, यह कांग्रेस के लोगों ने एक इंडिपेंडेंट एमएलए को पूरा मुख्यमंत्री बनवा दिया। उसके बाद देखिए 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। क्या कभी ऐसा इतिहास में हमने देखा होगा कि सारे के सारे कैबिनेट मंत्री जेल में, मधु कोड़ा जेल में, बंधु तिर्की जेल में, कमलेश जेल में, और उसमें कांग्रेस के मित्रों ने जम करके उनके साथ लूटा और लुटवाया। ये पूरी की पूरी पिछली सरकार में आपने देखा होगा जिस प्रकार से विकास वहां पे चल रहा था, अर्जुन मुंडा ने विकास को आगे गति दी। उसके बाद कांग्रेस ने वो मधु कोड़ा को सपोर्ट करके सारे के सारे मतलब भ्रष्टाचार चरम पे थी, सारे के सारे जेल गए। उसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है क्या? क्या वह चीज भूल गई है क्या कि एक व्यक्ति लूट रहा है और आप लूटने दे रहे हो और साथ में सपोर्ट कर रहे हो, और आपके पास भी, अब पुरानी बातों को मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अटैची आना, ये करना, कितना आरोप लगा और कौन कौन नेता उसमें इन्वॉल्व थे, वह चूँकि पुरानी बात है इसलिए मैं कहना नहीं चाहूँगा और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अब सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हमारा एजेंडा केवल विकास का रहा है। वास्तव में झारखंड बहुत पिछड़ गया, झारखंड को आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी कष्ट है, हमें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली, अन्यथा झारखंड आज छत्तीसगढ़ की तरह होता। अब झारखंड की जनता पूर्ण बहुमत की हमें सरकार देने जा रही है जैसा हमें लग रहा है, और इस पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने के बाद केवल वन एजेंडा, विकास का एजेंडा हम वहाँ लागू करेंगे। यह झारखंड की जनता की विजय है, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बहुत बर्बाद किया। अब आप कांग्रेस के बारे में बोलिएगा, हम कांग्रेस वाले से पूछ लेते हैं। कभी आप ठीक कह रहे हैं। अरे अरुण जी, सारे के सारे जेल में बंधु तिर्की। नहीं अरुण जी, एक मिनट। अरुण जी जो बोल रहे हैं, मुझे ज्यादा नहीं कुछ कहना है। आप बताइए, बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। दुनिया जानती है कि बीजेपी की ही एक खास लॉबी ने उनको उखाड़ फेंका और उनको बाहर जाना पड़ा। और अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री बने तो उनके बारे में कहा गया कि ये एमयू साइन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इतने एमयू साइन किए गए, इतनी खदानें, इतनी लैंड, इतने जंगलात एमयू के नाम पर कारपोरेट को देने का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आज अगर बीजेपी बहुत अच्छी सीटों से सरकार नहीं बना पा रही है तो ये जनता का असमंजस है कि वाकई हेमंत सोरेन से बढ़िया मुख्यमंत्री बीजेपी के पास है या नहीं। तो मोदी साहब का आकर्षण एक तरफ और बीजेपी में कोई रिलायबल, बहुत प्रामाणिक, विश्वसनीय, भरोसेमंद नेता का न होना, ये दूसरी बात है। तो ये जो द्वंद्व है, शायद इसीलिए इनको थंपिंग मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है। अरुण जी, देखिए क्या है कि हमने किसी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया। और आप जहाँ तक यह बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार तो अच्छा वहाँ काम की ही, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्जुन मुंडा के खिलाफ क्यों नहीं 10-5 केस क्यों नहीं चल रहा भाई। अगर सब लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना दिया कि एमओयू साइन करने वाले मुख्यमंत्री, एमओयू साइन करना गलत बात नहीं है। अगर गलत बात तब है जब आप भ्रष्टाचार में लिप्त हों। क्या उनके खिलाफ एक भी केस चल रहा है क्या? बताइए, 2-4 केस, कौन कौन से केस उनके खिलाफ चल रहे हैं? अरुण जी, कोई कल कारखाना नहीं लगाएंगे तो उसका कोई मतलब तो नहीं है ना। अरुण जी, हम आगे बढ़े, कांग्रेस के पास जाएं। मनमोहन सिंह के खिलाफ कौन सा मामला चल रहा है? अरे उनके कितने मंत्री जेल गए भाई? अरे कितने भाई, मंत्री जेल गए? अर्जुन मुंडा जी। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। एक परसेप्शन जब बन जाता है तो उसमें विकास लोगों को चाहिए, ये सपना है। लेकिन शोभा ओझा जी, ऐसी कौन सी बात है कि नरेंद्र मोदी जो सपना पैदा करना चाह रहे हैं या पैदा कर ही रहे हैं, वो सपनों पर लोगों को भरोसा हो रहा है, वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा नेता कोई क्यों नहीं है कि वो सपने पैदा कर पाए? ये कहां पर चूक हो रही है, शोभा जी? देखिए, प्रजातंत्र में बदलाव प्रजातंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। और आप ना भूलें कि 1999 में, आपको याद दिला दूं, कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्य रह गए थे, जो कि 2004 तक पहुंचते हमने 11 राज्य बीजेपी से छीन लिए थे।
तो बदलाव, जनता बदलाव चाहती है और जनता जो भी वर्डिक्ट देती है उसका हम सम्मान कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस ने अपने उसूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पे जाके एन कैन प्रकार सरकार बनाने की कोशिश करती है, अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। देखिए जम्मू कश्मीर में मैं फिर याद दिलाऊंगी 370 धारा पे किस तरह से ढुलमुल एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी का रहा। जो मेन मुद्दा उनका होता था, जिससे भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी, उस मुद्दे को तक सरकार बनाने के लालच में उनने छोड़ा, कहीं पकड़ा, कहीं मतलब एक स्पष्ट स्थिति नहीं बनाई। उनने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की उसमें कोशिश करते रहे, कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहे। तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये फर्क है कि कांग्रेस ने अपने उसूलों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे हम सत्ता में आए, चाहे सत्ता से दूर रहे, हमने अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए मुद्दे लेके आती है, कभी महंगाई, कभी भ्रष्टाचार, कभी अच्छे दिन की बात करना, कभी महिला अत्याचार की बात करना। और जिस तरह से पिछले 6 महीनों में इनकी ग्राफ गिर रहा है, एक शुरुआत हो गई, चाहे वो महाराष्ट्र में भी एक बार शिवसेना से दूर होना, उनको गाली देना, फिर शिवसेना का साथ लेना, चाहे अब जम्मू कश्मीर में इनके प्रयास को हम देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरह से ये उन तमाम माँ बेटी पिता या बेटा और पिता की पार्टी से हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, सरकार में आने की कोशिश करेंगे, तमाम जो इन्होंने आरोप लगाए उनको दरकिनार करते हुए। तो ये तमाम चीजें हैं जो बेसिक फर्क दो पार्टियों का। और मैं समझती हूँ ठीक है, एक दौर चल रहा है, कांग्रेस की थोड़े मुश्किल दिन चल रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि कहीं हम निराश हुए हैं। हम जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जरा सा आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशरफ वानी श्रीनगर से और अश्विनी जम्मू से जुड़ चुके हैं। लेकिन उनके पास जाए, जरा फटाफट बता दीजिए क्या परसेंटेज ऑफ वोट है, किस किस के हिस्से में क्या है, क्योंकि सीटों के लिहाज से पीडीपी 32 सीट पर आगे चल रही है, बीजेपी 25 सीट पर आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा नुकसान, सिर्फ 9 सीट पर आगे है, कांग्रेस 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस और पीडीपी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट बताइए तब हम चलें। देखिए, अगर पूरे राज्य में देखें तो चारों पार्टियों के बीच लगभग वोट बराबर बटे हैं। बीजेपी को 23%, कांग्रेस को 19%, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 21% और पीडीपी को 22%। लेकिन अगर इसको वैली और जम्मू के हिसाब से देखें तो लगभग जो लोकसभा में जिस तरह की स्थिति थी लगभग वैसी स्थिति है। बीजेपी को जम्मू के इलाके में 37% वोट मिल रहे हैं, तो वैली में पीडीपी को 38% वोट मिल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को जैसा लोगों का अनुमान था, जैसा हम अनुमान कर रहे थे कि शायद वैली में बीजेपी को सीटें ना मिलें, बल्कि ऐसा हम मान लिए थे कि सीटें ना मिलेंगी, लेकिन वोटों में इजाफा होगा, वो भी होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। शायद 1-2% वोट ही मिले बीजेपी को वैली में। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, 21% उनको जम्मू के इलाके में, तो 13% उनको वैली में भी मिल रहा है। इसी के लिए यानी कांग्रेस एक पार्टी है जो दोनों जगहों पर मौजूद है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा कर रही है वैली में, उस हिसाब से करीब 30% वोट उनको वैली में है और 16% जम्मू के इलाके में मिल रहे हैं। तो वोट इस तरह से बटे हुए दिख रहे हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर। अशरफ, नया समीकरण क्या है? सरकार पीडीपी सबसे आगे चल रही है, 31 सीट पर फिलहाल आगे है। किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी पीडीपी? प्रसून जी, जैसे सुबह से हम लगातार इस पे बात कर रहे थे, इस पे चर्चा हो रही थी, लेकिन जो बात छन के आ रही है पीडीपी नेताओं की तरफ से या उनकी फिर हम सोच विचार कहें तो कहीं ना कहीं पहली नज़र जो है कांग्रेस पे ही टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के साथ 2002 में गठबंधन पीडीपी के हो चुका है। उनकी सरकार करीब 5 साल चली और वही कारण माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिस अंदाज से भूमिका इन रुझानों और चुनाव नतीजों में दिखकर सामने आ रही है, तो वही एक बड़ा विकल्प खुल के सामने आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीपी परहेज करेगी बीजेपी से किनारा करने के लिए, अगर उनको जम्मू कश्मीर की राजनीति में पकड़ रखनी है। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में अक्सर ये बात रही है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो उसके साथ जाइए तो आपको कम से कम राज्य का हित आप साध सकते हैं सुविधाओं के साथ। क्या ये मैटर नहीं करेगा कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकती है?
वो तो एक विकल्प था, लेकिन जिस अंदाज से अब कहीं ना कहीं जो है कि पीडीपी को ये भी सोचना होगा। उन्होंने साफ ये कहा है कि शायद वो जिस अंदाज से पहले पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, तभी वाजपेयी जी कश्मीर आए, उन्होंने यहाँ पर बातें की, यहाँ पर मुजफ्फराबाद सड़क खोलने की बात की, लेकिन तब भी कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन था, उनकी राज्य सरकार चल रही थी। पीडीपी कहीं ना कहीं जिस अंदाज से पहले भी रिश्ते उन्होंने बीजेपी के साथ बनाए, मोदी को कश्मीर के लिए निमंत्रण दिया, यहाँ पर उनकी यात्रा के लिए यहाँ पर बुलाया, तो वो उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं रखेगी। वो उन्हें कहेगी भारतीय जनता पार्टी को कि जम्मू कश्मीर को एक नेशनल इशू समझकर, एक नेशनल पॉइंट जानकर वो भी इस राज्य सरकार का समर्थन दे, और कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को भी अगर वो जम्मू कश्मीर में अपना खोज चाहती है, अपना जमीन चाहेगी, तो उससे भी शायद उस बात को लेकर ऐतराज नहीं होना चाहिए। कश्मीर में जबरदस्त सफलता बीजेपी को मिली है, 25 सीटों पर वो आगे है। इस 25 सीटों में से संजय जी, लद्दाख की कितनी सीटें हैं इसमें? लद्दाख में 2 हैं और बाकी 23 सीटें जम्मू में। अश्वनी, जम्मू का रिप्रेजेंटेशन और जम्मू का सीएम और जम्मू को लेकर श्रीनगर की सोच में बदलाव क्या इस चुनाव के बाद आएगा? जी प्रसून, साफ जाहिर है कि जिस तरह से बीजेपी को यहाँ सफलता मिली है, 11 सीटें से वो 23 सीटों पर अब चले गए हैं, उसे जाहिर है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इतनी सीटों पर सरकार बना सकती है, जो कि 2002 या 2006 में बनी थी, तो साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि इस कंडीशन में वो भी सरकार में पार्टिसिपेट करें, और बीजेपी का काफ़ी मनोबल हाई हुआ है। जब उन्होंने साफ जाहिर किया था कि बीजेपी ने कहा था कि जब गुलाम नबी आज़ाद 17 सीटों पर वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है यहाँ पर, चाहे 3 साल के लिए बने, और अब क्यों नहीं बन सकती बीजेपी। तो बीजेपी के जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने सीनियर लीडरशिप है, वो सारे या तो दिल्ली पहुंच चुके हैं या दिल्ली जा रहे हैं अभी, क्योंकि वहां पर सारी स्ट्रेटजी सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। अश्वनी, बीजेपी किसके साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आएगी? जी, दो ही पहलू है जो कि बीजेपी को, या तो क्योंकि यहाँ पर पैंथर पार्टी साफ हो चुकी है, जो कि जम्मू में जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था बिल्कुल साफ हो सकती है। बीजेपी या तो पीडीपी के साथ जाएगी, जो कि जिस तरह से इंडिकेशन जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सैयद वाजपेयी साहब को काफ़ी जो प्रेज करते हैं, उसको देखते हुए उनके पास वो कश्मीर के लोगों को बोलेंगे कि आखिर वो क्यों वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीडीपी एक श्रीनगर बेस्ड पार्टी है और जम्मू की जो बीजेपी है जम्मू बेस्ड पार्टी है। तो अगर चीफ मिनिस्टर और या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, दोनों पार्टियों को मिलकर बनाया जाएगा। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बनाती थी, आज वो उसका पलटा हो चुका है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्लेस करेगी पीडीपी, यहाँ पर कांग्रेस को रिप्लेस करेगी बीजेपी। तो वो एक, लेकिन अशरफ कह रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी नहीं मिल सकती है, आप कह रहे हैं कि दोनों आ सकती हैं साथ में। जी, ये साफ जाहिर है कश्मीर के लोग वो नहीं चाहते हैं कि पीडीपी बीजेपी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ वो बना नहीं सकते हैं। अगर बीजेपी को हेल्प चाहिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो दे सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी एनडीए का साथ रह चुकी है। अच्छा, हम इस पे आते हैं। आप जो बोल रहे हैं उसमें बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को मिला दिया जाए तो भी 34 सीट ही है, और अन्य में से पीपुल्स पार्टी जो है वो 2 सीटों के साथ है, जो कि सज्जाद लोन की पार्टी है। उसको मिलाने पर भी ये आंकड़ा 36 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए मुश्किल है कि बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी। हमारे साथ चूंकि इस वक्त झारखंड से जुड़ चुके हैं सुबोधकांत सहाय जी। सुबोधकांत सहाय जी, ये हर जहन में एक सवाल है कि मट्ठा कांग्रेस ने डाला जिससे सभी एक साथ नहीं हो पाए, अगर वो मट्ठा नहीं डाला जाता तो स्थिति कुछ और झारखंड की हो सकती थी। ये कहां तक सही है? सभी एक साथ ग्रैंड अलायंस में आ जाते हैं? नहीं, मैं आप कह रहे हैं मट्ठा ने अनफॉर्चुनेटली सबने मिलके ही डाला। 2-2, 3-3 सीट पर लोगों का था जेएमएम के साथ भी कि आप ये छोड़ दीजिए, तो एकदम मतलब ब्रेकिंग पॉइंट पर आके चीजें चली गई। इससे हेलो हाँ, वो और कांग्रेस में भी मैं ये मानता हूं आपकी बात कि कांग्रेस के लोगों ने भी बहुत ही उतावले थे कि 81 सीट पर ही हम लोग लड़ेंगे। जेएमएम का भी रहा, यहाँ तक कि लालू जी भी 18-20 सीट लड़ गए, और जो कंसंट्रेट उनको
उनका जो 5 जीता हुआ था उस पर करना चाहिए था। तो अब ये जो उतावलापन था कि हम ज़्यादा सीट जीत जाएं, उसी में ये चौपट हुआ है। नहीं तो अब क्या लगता है आपको कि ये लोग जो जनता परिवार बना रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि खाली परिवार है, जनता नहीं है, उसके भीतर कांग्रेस को भी जाना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है? देखिए, मैं एक चीज़ देखिए, मोदी जो भी बोल रहे हैं आज के दिन में, प्रधानमंत्री होकर बोल रहे हैं, इसलिए उनकी बात तो आप कहिएगा ही, लेकिन मोदी की विक्ट्री के पीछे ये बड़े पैमाने पे जो लोकसभा चुनाव से लेके विधानसभा के इतना बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी का यूज हो रहा है, ये पूरा